नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब और आज 26वां रोज़ा है और ख़ास इस मौके पर क्योंकि अब शबें भी शुरू होने वाली और बल्कि हो चुकी हैं, एक गुज़र चुकी है, अब आगे माशाल्लाह 27वीं शब जो कि इंशाल्लाह आज की रात और कल का रोज़ा होगा 27वां। हुज़ूर पुरनूर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स शब कदर में ईमान और अखलास के साथ इबादत करे तो उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। आज माह सयाम की 27वीं शब यानी मुमकिना शब कदर की रात है, वही मुबारक रात जिसमें एक रात इबादत करने वाले को 1000 माह से भी ज़्यादा इबादत का सवाब अता किया जाता है। यही वो रात है जिसमें नुज़ूल कुरान हुआ। कुरान करीम की सूरह कदर में अल्लाह ने फरमाया कि बेशक हमने इसे शब कदर में उतारा और तुमने क्या जाना क्या शब कदर है। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर, इसमें फरिश्ते और जिब्राइल उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए। वो सलामती है सुबह चमकने तक। इसी के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हमें इस रात का भरपूर फ़ायदा उठाना है और अपने रब के हुजूर बख्शिश मांगनी है। अब आपका तमाम खबर शेयर करती हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े जनरल इलेक्शन के बाद अब बाई इलेक्शन का वक्त करीब है। खाली हुई और खाली की गई नशस्तों के लिए पोलिंग ईद के फौरी बाद 21 अप्रैल बरोज़ इतवार होगी। जफरवाल की काहम नशस्त पर दिलचस्प मुकाबला मुतवक्की है, जहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं अहमद इकबाल साहब जो कि इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इस वक्त पीपी चवन जफरवाल से उम्मीदवार अहमद इकबाल चौधरी साहब हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अहमद साहब, पहले तो मुझे ये बताइएगा तैयारी कैसी है आपकी और क्या माहौल बना हुआ है? तैयारी हमारी बहुत अच्छी है जी। हम पिछले साल से कैंपेन में हैं और 8 फरवरी के बाद से लेके आज दिन तक एक दिन भी हमने अपने साथियों को के साथ कैंपेन रोजाना की बुनियाद पे कर रहे हैं और बस अब एक फाइनल स्टेज है, 2 हफ्ते बाद इंशाल्लाह पोलिंग है। और 8 फरवरी के इलेक्शन में भी यहाँ पर ये पंजाब की एक ऐसी नशिस्त थी कि जहाँ पर तहरीक इंसाफ चौथे नंबर पर आई थी और मुस्लिम लीग की कामयाबी हुई। और अब इस इलेक्शन में जो एडवांटेज मुझे हासिल हुआ है कि 4 उम्मीदवारों के माबैन मुकाबला था, जिनमें से एक उम्मीदवार जो पीर सैयद सईदुल हसन शाह साहब थे जो 2018 में एमपी इलेक्ट हुए थे और मिनिस्टर भी थे, उन्होंने भी मेरी हिमायत का ऐलान किया है। और एक साबिक एमएनए हैं मियां रशीद साहब, उन्होंने भी हिमायत का ऐलान किया। इसके अलावा पीटीआई ने जो अपना टिकट है वो पुराने कैंडिडेट को नहीं दिया और एक ऐसे कैंडिडेट को दे दिया जो कोई 5-6 मुख्तलिफ पार्टीज के उम्मीदवार रह चुके हैं। तो उसकी वजह से जो इस वक्त हल्के का माहौल है उसमें जो अक्सरियत नौजवानों की है जो चाहती है कि इलाके में तब्दीली आए, रवायती सही। सियासत जो अच्छा, है अब वो इसमें मैं खत्म चाहूँगी हो। और अहमद साहब थोड़ा सा वो बताइएगा क्योंकि आप मेरी आपके पूरी जी पूरी बात सुन लें, मैं जी बात जी मुकम्मल कर रहा था। तो मैंने कहा जो हल्के के नौजवान हैं जो चाहते हैं कि रवायती सियासत तब्दील हो और बदले, ओवरवेलमिंगली वो भी इस इलेक्शन में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। और पीटीआई का बहुत सारा डिसग्रंटल्ड जो वोटर है जो टिकट के गलत फैसले वेरी स्ट्रॉन्ग। अहमद साहब, आपकी आवाज़ हम तक जी कुछ रुक रुक के आ रही है। अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो मुझे बताएगा कि आपके वालिद साहब भी ज़ाहिर है सियासत में उनका बड़ा एक अहम किरदार है, सीनियर रहनुमा है नून लीग के और उन्होंने बड़ा सर्व किया है अपने इलाके में। तो अभी ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, अभी जो सूरत हाल है उसमें कौन से ऐसे मसाइल हैं जो कि हल तलब हैं, जिन पर आपकी नज़र है, आपका फोकस है कि अगर आप जीतते हैं तो उन पर ख़ास तवज्जो देंगे? देखें, ये इलाका जो है यहाँ से पहली दफ़ा एहसन इकबाल साहब ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा। ये हमारा आबाई इलाका है और उनकी जो दूसरी नशस्त है नारोवाल शकरगढ़ की, वो कौमी असम्बली की नशस्त है। यहाँ पर जो ज़्यादा मसाइल हैं इलाके के, उसमें एक तो सबसे पहली चीज़ ये कि मेरा जो हल्का है जफरवाल का, इसका तकरीबन 1/3 इलाका जो है वो जम्मू और कश्मीर की वर्किंग बाउंड्री के साथ है। वहाँ के इलाके के बड़े बड़े पेचीदा मसाइल हैं और बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है। क्योंकि वहाँ पर गोलाबारी होती है, कशीदगी होती है, तो सबसे पहले लोगों को वहाँ पर अपना कुर्बानी देना पड़ती है, माल मवेशी, घर-बार का नुकसान होता है। वहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स की कवरेज नहीं है, सिग्नल्स नहीं आते, तो इन लोगों का
राब्ता बिल्कुल मुनक़ता है बाहर की दुनिया से। यहाँ से बहुत सारे लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो गल्फ़ कंट्रीज़ में काम जी, कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया में, ओमान में रेमिटेंसेस भेजते हैं, बट पीछे ओवर द इयर्स यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। यहाँ पे स्कूल्स का बड़ा इशू है। बहुत सारी यूनियन काउंसिल्स में अभी तक 5वीं और 8वीं तक स्कूल्स हैं। तो मेरी सही। फंडामेंटल प्रायोरिटी जो है वो हेल्थ और एजुकेशन होगी कि हम इंशाल्लाह तहसील ज़फरवाल को अगले 5 सालों में पंजाब की टॉप 10 तहसीलों में लेके आएँ हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़ा-सा ज़रा कैंपेन के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी। वैसे तो ये कैंपेन पिछले 2-3 महीने से जारी है, जब से ये नया साल शुरू हुआ तभी से देख रहे हैं कि आप भी मीटिंग्स में भी जा रहे हैं, अपने हलके में निकल रहे हैं। इसी तरह नारोवाल आप जा रहे थे, मुझे याद आया जनवरी में बड़ा एक अफ़सोसनाक वाक़या पेश आ गया था कि आपकी गाड़ी पर नामालूम अफ़राद की जानिब से फायरिंग भी की गई थी। तो अभी हल्के में क्या कोई सिचुएशन इस तरह की है लॉ एंड ऑर्डर की जो कि कुछ ख़राब हो कैंपेन के दौरान, जो आपने फील किया हो, या फिर अमनो अमान और इंशाल्लाह स्मूथली ये बाय इलेक्शन हो जाएगा? देखिए, पिछले इलेक्शन में मेरे ऊपर फायरिंग की गई, मेरे साथियों के ऊपर फायरिंग की गई इलेक्शन से 1 रात पहले। उनमें से एक साथी की गाड़ी पे भी शॉट्स हिट की और बड़ी अफ़सोस की बात है कि देखें, सियासत जो है वो सियासी मैदान में करनी चाहिए। वोटों के साथ मुकाबला करना चाहिए, अपना पैगाम लोगों तक पहुँचाना चाहिए। यहाँ पे असल में पुरानी रवायती सियासतदानों के साथ मुकाबला है और ये ही रवायती हथकंडे और टैक्टिक्स जो हैं वो उनको यही इस्तेमाल करने आते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने रिजेक्ट किया। लोग अब इस तरह की सियासत को पसंद नहीं करते और इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि इस 21 अप्रैल के इलेक्शन में आवर लीड इज गोइंग टू इंक्रीज मैनी फोल्ड्स इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अभी आपने यंगस्टर्स की बात की है। आप लोग माशाल्लाह पहले से सर्व करते आ रहे हैं और ज़ाहिर है सियासत में एक अरसे से हैं। अब क्या सियासत को लेकर नौजवानों में जो एक अवेयरनेस पैदा हुई है, डायनामिक सियासत की आपको चेंज महसूस हो रहे हैं? अब वो पहले वाली बातें तो नहीं है ना कि आप हल्के में भी ना निकलें, बस इलेक्शन आए तो डोर टू डोर जाके वोट मांग लिया, उसके बाद आप नज़र ना आए और लोग फिर भी आप पे यकीन करें और आपको वोट दें। अपने हल्के में आप अपने मुखालिफ किसको मजबूत उम्मीदवार समझ रहे हैं, और इस हवाले से क्या माहौल है, जो मैंने एक तमहीद बांधी यंगस्टर्स को लेके? बहुत आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रेलेवेंट है। पाकिस्तान की सियासत यकसर तब्दील हो चुकी हुई है और इस वक्त ओवरवेलमिंगली वोटर जो है वो यंग है। इसमें आई एम स्टेटिंग द ऑब्वियस, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, लेकिन सियासतदानों के तौर तरीके नहीं बदल रहे। इसी तरह मेरे जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं वो भी एक रवायती सियासतदान हैं, उनकी भी बातें अभी तक वही पुराने ज़माने की, पुराने दौर की कि जी लेकिन कोई बयानिया नहीं, कोई नौजवानों के लिए प्लान नहीं। बात ये है कि अब जो जनरल इलेक्शन है पाकिस्तान में वो बल्दियाती इलेक्शन की नौयत का बन चुका हुआ है। जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा मेहनत कर ले, लोगों से मिल ले, अपना पैगाम लोगों तक पहुँचा ले, वो कामयाब है। और जो 5 साल लोगों के साथ राब्ते में रहता है, उनके साथ उनकी खुशी-गमी में शरीक होता है, उनके देखिए सिस्टम माज़रत के साथ इस वक़्त आम आदमी के लिए जो सिस्टम है गवर्नेंस का, वो बड़ा मुश्किल और पेचीदा हो चुका हुआ है। लोग पटवारियों से लेके, एसीडीसी ऑफ़िस से लेके, थानों से लेके, सरकारी महकमों के साथ जो उनकी इंटरैक्शन है, ये हमें बेहतर बनाने की ज़रूरत है। देहातों के अंदर सहूलियात का इतना फुक़दान है, हर तरफ आपको गंदगी के ढेर, सीवरेज का गंदा पानी, आपको बच्चे इतनी ज़्यादा तादाद में नज़र आएँगे, जो पॉपुलेशन एक एक्सप्लोजन हो रही है। हम उनको कोई सहूलत नहीं दे रहे, लेकिन हम उनसे तवक्को बहुत ज़्यादा रख रहे हैं। तो रियासत को भी थोड़ा-सा तवज्जो देहातों की तरफ देनी होगी सही। कि इन शहरियों को वो फैसिलिटीज़ मिलें, पार्क्स मिलें, सैनिटेशन मिले, सफाई मिले कम से कम, ताकि ये ख़ास तौर पे जो नौजवान और बच्चे हैं, इन्होंने आगे पाकिस्तान का मुस्तकबिल डिटरमिन करना है, सो वी नीड टू गिव देम अ लेवल प्लेइंग फील्ड कम से कम। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, अब मैं चाहूँगी अहमद साहब थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि एक फ़ील है जो कि हम लोग अक्सर ऑब्जर्व करते हैं जब जब पाकिस्तान में इलेक्शन होता है, कि वो उम्मीदवार जो कि हुक्मरान जमात से होता है, उसी को लोग वोट भी करते हैं और ज़्यादा ट्रस्ट भी कर रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ करेगा। तो अभी जो फौरी तौर पर आपके जहन में है, अगर इंशाल्लाह आगे आप इस इलेक्शन में जीतते हैं, यंगस्टर्स के लिए क्या करने का इरादा है आपके लिए, आपके जहन में? हाँ, देखें, सबसे बुनियादी चीज़ है, मैं जब चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी था, आई हैव सर्व्ड नारोवाल एज़ चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यानी डिस्ट्रिक्ट का ज़िला नाज़िम था।
उस वक़्त भी मेरी प्रायोरिटी थी कि नौजवानों को खेलों के मैदान दिए जाएँ, पार्क्स दिए जाएँ, पब्लिक स्पेसेस एक्सपैंड की जाएँ। हमने ज़फरवाल में, जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत मल्टीपर्पज़ फैमिली पार्क बनाया। और मैं वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वांट टू डू इज़ ऑब्वियसली एडवोकेट द केस फॉर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, रूरल सर्विसेज, म्युनिसिपल सर्विसेज। हम्म, और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि हमें गाँव में भी पार्क्स और ग्राउंड्स का इंतज़ाम करना जी। चाहिए कोई कैथारसिस के लिए। तीसरी चीज़ है एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा यहाँ पे स्पोरेडिक है। तो कम से कम हर यूनियन काउंसिल पे एक हाई स्कूल और 2 से 3 के क्लस्टर पे एक हायर सेकेंडरी स्कूल हो, ताकि कम से कम ये हायर सेकेंडरी तक अगर बच्चे, और मैं गरीब बच्चों की बात कर रहा हूँ जो प्राइवेट एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी अक्सरियत है। 12वीं तक अगर वो पढ़ जाते हैं, फिर उनके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं आगे हायर एजुकेशन के। हमारे पास नारोवाल में 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेज है, यूईटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल है। वो जब इनके लिए यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे खुल जाते हैं, तो दैट ओपन्स अ होल न्यू वर्ल्ड फॉर देम, अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। चलें, फाइनली आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्या कहेंगे आप जफरवाल के वोटर्स को, अगर आपको वोट वो दें तो क्यों दें? मैं ज़फरवाल के वोटर्स को एक तो उनका शुक्रिया अदा करूँगा, जो उन्होंने अभी तक मुझे प्यार दिया और जो मोहब्बत दी, और जिस तरह वो मुझ पर एतमाद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी उम्मीदों को बार-बार लोगों ने, सियासतदानों ने तोड़ा और उनके ख्वाबों को तोड़ा। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि जो एक लेजिस्लेटर का काम होता है सूबाई असेंबली में, कि सूबाई असेंबली में अपने हलके के लोगों के मसाइल, देहातों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी के मसाइल, हम्म, उनको उजागर करूँ, उस मुकदमे को लड़ूँ। और जो 2-3 इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं इस वक़्त, हेल्थ एजुकेशन के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, इनको प्रोविंशियल असेंबली में भी चैंपियन करूँ, एडवोकेट करूँ। लोकल गवर्नमेंट्स का बहुत बड़ा मसला है, जब तक लोकल गवर्नमेंट्स नहीं आएँगी, हम एमएनए और एमपीए के जितने मर्ज़ी इलेक्शन लड़ते रहें, ये निज़ाम भी नहीं चेंज होगा और हम्म। लोगों की ज़िंदगियों में भी बेहतरी नहीं आएगी। थैंक यू सो मच अहमद इकबाल चौधरी साहब, बेस्ट विशेस फॉर यू। बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमसे बात की है। देखते हैं इलेक्शंस अब चूंकि ईद के फौरी बाद हैं, 21 अप्रैल को ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। 23 खाली नशस्तें हैं जिन पर ये इलेक्शन होंगे। तकरीबन 239 के करीबी उम्मीदवार हैं जिन्होंने मैदान में उतरना है। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अभी मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करने। जी वेलकम बैक नाजरीन। ईद उल फितर का मौका है, ईद उल फितर की आमद है और इससे कबल मुल्क भर में हम देख रहे हैं महंगाई की शरह में इजाफा हो गया है। 16 से ज़ायद अशिया ज़रूरी है जिनकी कीमतें बढ़ गई हैं। आखिर ईद से पहले अचानक महंगाई की शरह में इजाफे की बड़ी वजह क्या है, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान कौकब इकबाल साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कौकब साहब अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान आता है, दुनिया भर में हम देखते हैं कि मुसलमानों के लिए रेट्स कम कर दिए जाते हैं, बाय वन गेट वन फ्री की हमें ऑफर्स नज़र आती हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है कि रमज़ान आता है, फल महंगे हो जाते हैं, सब्जियां महंगी हो जाती हैं, गरीब आदमी की दस्तरस से अच्छी चीज़ें बाहर हो जाती हैं। इसी तरह ईद आती है तो ईद से पहले एक आग लग जाती है महंगाई की। आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए यहाँ पे जो है वो इस महीने, मुक़द्दस महीने को, रमज़ान शरीफ को, ये मुनाफ़िक़ व ताजिर जो है अपनी कमाई का महीना कहते हैं। जब कमाई होता है 3-4 महीने पहले रमज़ान शरीफ से जो है ये अपनी प्लानिंग शुरू कर देते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता कीमतों में इज़ाफ़ा करते हुए और ये बुलंद सतह पे लेके जाते हैं। और जब ये कमिश्नर ऑफ़िस में इनसे के साथ मीटिंग तय की जाती है और बातचीत होती है, तो ये अपनी कीमतों में इतना इज़ाफ़ा कर चुके होते हैं कि कमिश्नर भी 1-2 रुपए कम कराता है उसमें से, और उसके बाद जो है वो उनको इनके हाल पे छोड़ दिया जाता है और इन्हीं से बातचीत करने के बाद वो लिस्टें जारी की जाती हैं। आज तक कोई मैकेनिज़्म नहीं बन सका कमिश्नर कराची के ऑफ़िस में कि किस तरह जो है वो प्राइस कंट्रोल करने के लिए किस तरह कीमतें मुकर्रर की जाएँगी। मैं समझता हूँ कि सारिफ को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। एक तरफ तो कीमतें बढ़ा के और दूसरी तरफ जो है वो नाप-तोल का जो निज़ाम है उसमें यानी अभी हमें ऐसा लगता है कि मैं गया सदर में, वहाँ पे सबके पास पत्थर के बाट रखे हुए थे। मैंने देखा कि भाई ये क्या बात है? कह रहे हैं साहब वो यहाँ पे जो है एसओ आता है वो लेके चला जाता है, कोई टीम आती है वो लेके चली जाती है बाट को, और वो उसके बाद कोई पुरसाने हाल नहीं है कि वो पत्थर के बाट अपनी मर्जी से बनाते हैं। आप ये समझ सकती हैं कि इस 14वीं सदी में जब ये हम इस तरक्की याफ्ता
उसमें दुनिया में है, इस वक्त वो पत्थर के बाट पे तोल के वो हमारे सार्फिन को जो है वो देता है। कौकब साहब देखिए, वो आपकी बात बिल्कुल बजा है, ये सब कुछ हम होता देख रहे हैं और एक अरसे से होता देख रहे हैं कि पत्थर के बाट भी इस्तेमाल होते हैं। रमज़ान आए, ईद आए, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, सब्जियां फल सब कुछ महंगा हो जाता है। इसमें इसका हल जो है वो हमें नज़र नहीं आता। कौन निकालेगा, कब निकालेगा, हल है क्या, कौन क्रैकडाउन करेगा, रेट लिस्टें अवेजा हो प्रॉपरली, जिन पर अमल दरामद होता हो, रेट्स की चेक एंड बैलेंस हो, ये कौन करेगा? देखिए, ये काम जो है कमिश्नर कराची, मतलब कराची की हद तक मैं बात करता हूँ तो कंट्रोलर जनरल प्राइजेस का उनके पास ओहदा है, उसके साथ उनकी पूरी टीम है, डिप्टी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, मुख्तियार कार हैं। अब जब वो मैं एक बात ये पूछता हूँ कि भाई कितने चालान, अखबार में दूसरे दिन रिपोर्ट आती है कि जी वो चालान कर दिए गए, इतने करोड़ रुपए जो है वो हमने जमा कर लिए, ये इसमें फलाने डिस्ट्रिक्ट में इतना फाइन हुआ, फलाने सब्जी वाले के ऊपर इतना फाइन हुआ, दुकानदार पे इतना फाइन हुआ, दूध वाले पे इतना फाइन हुआ। भाई ये फाइन करके जो गवर्नमेंट के खजाने में ये रकम जमा की गई, उससे सारिफ को क्या फायदा हुआ ये बताएं, और वो किस खाते में जा रही है, उससे क्या कंज्यूमर फैसिलिटेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं या उससे कोई कंप्लेन सेंटर बनाए जा रहे हैं? वो उस फाइन की मद में आने वाली रकम का आज तक क्या हिसाब किताब गया है? मैं आपके चैनल के तवज्जुह से सूबाई वज़ीर आला जनाब मुराद अली शाह साहब से ये अपील करता हूं कि ये जो फंड आता है, ये जो हमारे फाइन की रकम में मद में जो देखिए रकम आ रही फाइन है, का तो देखिए कौकब साहब, जो भी होगा वो जिस तरह भी इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ हो रहा है, बिल्कुल ये हकाइक भी आवाम के सामने आने चाहिए। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि गरीब कंज्यूमर को उस चालान से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अगर हो रहा है तो यही हो बात रहा है। है। मसला यहाँ पर ये है कि कमिश्नर साहब को क्या मतलब मजबूरी है उनकी कि वो रेट लिस्टों पर उस तरह से अमल दरामद नहीं करवा पा रहे, इसकी वजह बताए। बेचते हैं, उससे अरबों रुपए कमाए जाते हैं, करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। डेली जितनी कराची में दुकानें हैं, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि डेली जो फ्रूट वाले को रेट बेची जाती है, रेट लिस्ट, उसके बाद जो दुकानदार को बेची जाती है, सब्जी वाले को बेची जाती है, तो ये इनको सिर्फ रेट लिस्ट बेचने का उनका काम है कि रेट लिस्ट बेचो, और ये प्रेशर डाल के ये नहीं होता कि सारिफ को कभी खड़े होके, मैंने कहा कि जब कंप्लेन सेंटर बनेंगे हर मार्केट में कराची के, तो ये कम से कम हमारा सारिफ फौरी तौर पे जो है वहां जाके कंप्लेन सेंटर, आपको सारिफ बाजार से निकल के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में तो जाके और जब आप फोन करें तो आप देखें तमाम डिप्टी कमिश्नर के साहिबान के नंबर जो है, उनके नंबर पे या तो अटेंड नहीं होता, या अटेंड होता तो कहते हैं अच्छा जी साहब, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि नियतों का फुकदान है, नियत होगी तो सब हो सकता है, कमिश्नर्स की नियत ही नहीं है कि वो प्रॉपरली रेट लिस्टों पर अमल दरामद कराएं, करप्शन का खात्मा होगा तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। इन अदर वर्ड्स आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, इसके ये कोई ढकी छिपी बात नहीं है, सबको मालूम है कि जब करप्शन खत्म होगी तो ये सब कुछ होगा। बिल है तो सब कुछ कर सकते हैं, नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने कहा कि जुर्माने करना इसका हल नहीं है, आप जुर्माना करने के बजाय उस दुकानदार को जो महंगा बेच रहा है जेल क्यों नहीं भेजते? इनके पावर है, दुकान को सील क्यों नहीं करते ये बताएं ना। आप जुर्माने करके रकम जो है वो क्या हुकूमत का जो खजाना है वो कम है जो उसके खाते में आप जमा करा रहे हैं, और ये अखबार में देते हैं कि जनाब ठीक है जी कौकब इकबाल साहब, आपका ये मशवरा है बजाय इसके कि चालान किए जाएं और इनसे पेनल्टी वसूल करके हुकूमती खजाने में जमा कराई जाए, जिसका मसरफ भी नहीं पता कि वो पैसा इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, उससे बेहतर है कि इनकी दुकानों को सील किया जाए, इनको पाबंद सलासल किया जाए। जब तो जाहिर है फिर खुद ही अगली बार से ख्याल रखा जाएगा कि हमें रेट लिस्ट को फॉलो करना है, और कमिश्नर साहब नेक नियति से चक्कर लगाने आएंगे और आके पूछ के जाएंगे कि बताओ क्या कर रहे हो। बहुत शुक्रिया आपका कौकब साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, मुल्क भर में जहां डिजिटल बैंकिंग सारिफीन की तादाद में इजाफा हुआ है, वहीं डिजिटल पेमेंट की अदायगियों में भी इजाफा देखा जा रहा है। लोग अब कैश को छोड़कर डिजिटल अदायगी पर जोर देने लगे हैं। स्टेट बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल ज़राए से रकूम की लेन देन में हजम के एतबार से 57% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मगर डिजिटल पेमेंट का बढ़ता रुझान टैक्स कलेक्शन के लिए कितना फ़ायदेमंद है, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ IT एक्सपर्ट मौजूद हैं सैयद अजीम शाह साहब, जो कि बिजनेस डेवलपमेंट से भी इनका ताल्लुक है, माशाल्लाह अपनी एक IT कंपनी भी रन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा, ये अभी जैसे कि मैंने जिक्र किया कि लोगों ने अपना कैश की बजाय डिजिटल पेमेंट का ज़्यादा मतलब उसको प्रेफरेंस देने लगे हैं, रुझान बढ़ गया है।
टैक्स कलेक्शन में इससे क्या फ़ायदा है? क्योंकि हम देखते हैं कि बैंकिंग जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें जो टैक्स कटता है वो तो विदहोल्डिंग टैक्स कट जाता है, तो इसको हम मज़ीद किस तरह आगे लेकर चल सकते हैं कि हमें टैक्स कलेक्शन में इसमें फ़ायदा हो? देखें, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हमें जो हमारा बैक एंड पे टैक्सेशन का निज़ाम है उसके लिए आया क्या हमारे पास कुछ ऐसा पोर्टल या ऐसा सिस्टम मौजूद है जिसमें हर इंडिविजुअल वहाँ पर रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा कि जितने भी अवाम हैं, जो भी लोग हैं, जो भी हाउस होल्ड हैं, जो लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं, हमने उनको एक पोर्टल के ऊपर यूनिक आइडेंटिफायर के थ्रू रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। हर इंडिविजुअल के पास अपना एक TFN टैक्स फाइल नंबर मौजूद हो। उस TFN नंबर के थ्रू वो TFN नंबर इंटीग्रेटेड होगा बैंकिंग के साथ, ठीक है। और हमें दूसरी तरफ प्रमोट करना पड़ेगा और कि लोग रेदर देन कैश यूज़ करें, वो बैंक कार्ड्स और वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करें, बैंक कार्ड यूज़ करें या पेपरलेस इकोनॉमी की तरफ आएँ। जब हम पेपरलेस इकोनॉमी की तरफ जाएंगे तो हमारी हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड होगी और वो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज्ड होकर हमारे टैक्सेशन ऑफिस के पास जाएगी। एक बंदे ने फॉर एग्जांपल साल के 1 लाख रुपए कमाए मुख्तलिफ ज़राए से, और अगर इन आइडियल वर्ल्ड वो सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ऑनलाइन हुई हैं, तो उस 1 लाख में से फॉर एग्जांपल अगर उसके एक्सपेंसेस होते हैं 90,000, 10,000 अगर उसने अपना बचाया है तो उस 10,000 के ऊपर वो टैक्स फाइल करेगा। और जिस तरह फिस्कल ईयर के अंदर पूरी दुनिया में ये निज़ाम है और ये आई थिंक इट्स मोर देन डेकेड्स से ये चलता आ रहा है। पाकिस्तान में अभी तक हम पेपर इकॉनमी यूज़ कर रहे हैं। आप अपना टैक्स अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई है, अभी तो मैंने आपका स्टेट बैंक की रिपोर्ट है जो कि शेयर किया है कि लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ रहा है। अभी हम लोगों ने ये भी सोचा है कि जितने भी ये छोटे दुकानदार हैं, होलसेलर या रिटेलर्स, इनको भी रजिस्टर्ड किया जाएगा और इनकी भी दुकान शुमारी होगी, सेंसस होगा जिससे पता चलेगा कितनी दुकानें, और ये भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम, ये एकदम तो होने वाला नहीं है, लेकिन इससे भी ये फ़ायदा होगा कि वो लोग भी रजिस्टर्ड होंगे तो जब वो ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो वो भी डिजिटलाइज होंगी। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक आम आदमी जब किसी भी बैंक में जाता है तो उसके लिए सबसे बड़ा हर्डल होता है बैंक अकाउंट खोलना, ठीक है। उसमें उससे मतलब कहने का मकसद ये है कि हमारा आम आदमी का बैंक में जाके वॉक इन करके बैंक अकाउंट खोलना इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस। उसमें वो मल्टीपल किस्म की वेरिफिकेशंस होती हैं, उसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं, तो एक जो आम आदमी है वो इन चीज़ों से भागता है। तो सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि हम अपनी आवाम को प्रमोट करें कि वो बैंक अकाउंट्स खुलवाएँ। दूसरी बात, जब वो बैंक अकाउंट्स खुलवाएंगे तो हर बंदे के पास ये एक्सेसिबिलिटी होगी कि वो अपने ATM कार्ड से पैसे पे करें। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात ही कर रहे हैं ना, बेसिकली क्योंकि दूसरी तरफ हमारा सिक्योरिटी का थ्रेट भी है कैश कैरी करने के अंदर। तो अगर एक बंदा ATM कैरी कर रहा है और ठेले वाले के पास एक FPOS मशीन है जो कि डिजिटल इतनी बड़ी मशीन है, वो उसको पैसे केले के 100 रुपये पे कर रहा है, नथिंग रॉन्ग विद दैट। तो हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड होगी, तो बेसिकली इकोनॉमिस्ट को या जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पता चलेगा कि मनी कहाँ पे इवॉल्व हो रहा है। ना ठेले वालों का कोई रिकॉर्ड है, ना दुकानदारों का कोई रिकॉर्ड है, ना कोई अकाउंट खुलवाना चाहता है। एवरी ट्रांजैक्शन इज़ ऑन कैश। अच्छा, अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रुझान ऑनलाइन बिजनेस का बढ़ चुका है पाकिस्तान में। ज़ाहिर है सोशल मीडिया ने जैसे जैसे एडवांस हुआ है, लोगों में मकबूल हुआ है, वैसे वैसे बिज़नेस के पेजेस इतने खुल गए हैं, लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करके पाकिस्तान से बाहर एक कमाई का अच्छा ज़रिया भी इसको बना लिया है। एक वजह ये भी है, तभी इतना रुझान बढ़ा डिजिटल ट्रांजैक्शंस में। अब ये कैसे पॉसिबल है कि पाकिस्तान में ये अवेयरनेस भी क्रिएट की जाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन पर काम हो, हर छोटे बड़े बंदे के पास सेविंग या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स मौजूद हों और वो उनको यूज़ करे? हाउ इज़ इट पॉसिबल? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे लिए बहुत आसान है, ठीक है। आई एम नॉट बीइंग सो पॉजिटिव। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो मीडियन एज है वो 20 से 22 साल की है, ठीक है। तो हम दुनिया के अंदर वन ऑफ द टॉप कंट्री हैं जिनकी यूथ पॉपुलेटेड है। वी आर यंग पीपल, वी वांट टू यूज़ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं कि एक तरफ हम अपनी बैंकिंग निज़ाम को आसान बनाएं, दूसरी तरफ हम कैशलेस, पेपरलेस इकोनॉमी को प्रमोट करें। पूरी दुनिया में ये होता है, हार्डली नो वन कैरी कैश इन वेस्टर्न वर्ल्ड। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हमारे अकाउंट्स खुले हों और हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हो। और फिर हुकूमत को चाहिए कि वो बेनिफिट भी करे, जो सबसे ज़्यादा टैक्स दे, जो ठेले वाला सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करे, उसको सम रिवॉर्ड्स भी मिलना चाहिए। अच्छा, चूंकि आप ऑब्वियसली सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान से बाहर भी, और एंटरप्रेन्योर भी हैं, फिर आप वहाँ पर रहते हैं और वेस्ट में जिस तरीके से काम हो रहा है
वो जाहिर है आप लोग वहाँ से चीज़ों को समझ रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमारे मुल्क की इकॉनमी भी उनकी तरह स्ट्रांग हो। तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा अगर अपने बारे में बताइएगा। आप माशाल्लाह इसके अलावा आईटी फर्म जैसे कि मैंने कहा वो भी रन कर रहे हैं, फिर बिज़नेस डेवलपमेंट प्रोफेशनल भी हैं, और आपने जिस तरह स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँचे होंगे। आजकल हर बच्चा कोशिश कर रहा है कि वो आईटी में कोर्सेज़ करे और वो एडवांस कोर्सेज़ लेके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके ज़ाहिर है घर बैठे अर्न करे। तो ये आपका सफ़र कैसा रहा और क्या मशवरा देंगे आप यंगस्टर्स को? अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ मशवरे के हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि देयर आर हीप्स नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन द वर्ल्ड स्पेशली आफ्टर कोविड। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें, क्योंकि मैं आईटी सेक्टर से हूँ एंड डेवलपमेंट साइड से हूँ, तो मैं इसी से रिलेटेड रहूँगा। पाकिस्तान के अंदर मैं 5 साल बाद पाकिस्तान आया हूँ, बट मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लेके हर जगह पे आईटी की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। अभी जो साहब रेड लिस्ट की बात कर रहे थे, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। अगर कमिश्नर कराची एक फ़ेसबुक का पेज बनाए ऑफिशियल और उसके ऊपर अपनी रेड लिस्ट को पब्लिश करें और वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लगाएं, तो रेड लिस्ट मैंने अपनी लाइफ में यहाँ पे नहीं देखी। एक आम कंज्यूमर ने कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर कभी रेट लिस्ट नहीं देखी, तो हमें प्राइसेस ही नहीं पता होते। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि हमें रेट लिस्ट को अवेलेबल करना चाहिए व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक के ऊपर। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा मशवरा दिया ताकि हर एंड इट्स प्रीटी नॉर्मल 10 साल के बच्चे पाकिस्तान में बैठ के फेसबुक पेज चला रहे हैं और उनको ये भी पता है कि फेसबुक मार्केटिंग कैसे करनी है और पेज को प्रमोट कैसे करना है। लेकिन यहाँ पे अजीम साहब मसला ये है ना कि अगर वो देख भी लेगा रेट लिस्ट और वो अगर एक दुकानदार से बहस करेगा कि बताओ तुम इस रेट में क्यों दे रहे हो, तो वो सभी दुकानदारों ने आपस में मिल के वो रेट डिसाइड किया होता है कि भाई जिसको लेना होगा वो ले लेगा और उनकी मजबूरी होगी देना। बिल्कुल ऐसे ही है, मगर अगर मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा हूँ, मगर अगर एक ठेले वाले के पास 100 में से 40 बंदे जाके रेट लिस्ट का सवाल करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी शर्मिंदगी महसूस होगी। तो इस तरह हमारा पहले तो हमें सिस्टम बनाना है, फिर हम मोरल एंड एथिकल वैल्यूज़ के ऊपर बात कर सकते हैं। तो अभी तो हमारे पास सिस्टम ही नहीं है, तो रेट लिस्ट का तो सिंपल ये सोल्यूशन अवेलेबल है। मैं यूथ को ये मशवरा देना चाहूँगा, जैसे मेरी जर्नी थी, मैंने हमदर्द यूनिवर्सिटी से बीबीए किया एंड मैं मार्केटिंग एंड सेल्स में था हमेशा। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो मैंने ये रियलाइज़ किया, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी का इतना रुझान नहीं था। मैं एमबीए करने ऑस्ट्रेलिया गया और मैंने रियलाइज़ किया कि एमबीए की कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें वो एजुकेशन लेनी चाहिए। आपने एमबीए किया या ड्रॉप कर दिया? नहीं, मैंने एमबीए ड्रॉप किया। मैंने पहला सेमेस्टर पढ़ा, आई पेड मोर देन $20,000 फ्रॉम माई पॉकेट, और उसके बाद मैंने मास्टर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जेआई। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि दुनिया कहाँ जा रही है, पाकिस्तान कितना पीछे है एंड व्हाट न्यू थिंग्स आर कमिंग। तो अभी पाकिस्तान में बैठे बड़े लिमिटेड लोगों को ये पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जनरेटिव एआई क्या काम करने वाली है, एंड इट्स माइंड ब्लोइंग थिंग। आई हैव मैनी एग्जांपल्स जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर कोई कैंसर की रिपोर्ट है तो आपको डॉक्टर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप एआई पे वो स्कैन करें रिपोर्ट और वो आपको एक पैराग्राफ के अंदर सब बता देगा कि इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, इस पेशेंट की क्या डिजीज़ हैं और इस पेशेंट को क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए जहाँ पे ये ठीक हो सकता है। दिस इज़ वन एग्जांपल। टैक्सेशन का डिपार्टमेंट हम ठीक कर सकते हैं, हम अपना ट्रैफिक का निज़ाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ठीक कर सकते हैं, रोड मैप के थ्रू कि हमें कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए और उनको हम इम्प्लीमेंट करें। इसी तरह एजुकेशन सेक्टर है, मुझे याद है मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर 6 महीने टीचर्स लगाते थे और एक करिकुलम बनाते थे। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कपल ऑफ आवर्स के अंदर पूरे करिकुलम सारी बातें हम बड़ी अमेजिंग बता रहे हैं, नो डाउट के रेवोल्यूशनरी जो है वो एआई के रिजल्ट्स हैं जो कि हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन मसला यहाँ पर ये देखिए अजीम, सिर्फ आप नहीं हैं, ऐसे कई बच्चे हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो कि हमारे पास आते हैं, जो कि बाहर सर्व कर रहे हैं और जब पाकिस्तान आते हैं हम उन्हें एज अ गेस्ट भी बुलाते हैं। अब वहाँ और यहाँ में जो डिफरेंस है वो तो बयान करते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि उन सारी पॉलिसीज़ को, उन सारी हिकमत अमली स्ट्रेटजीज़ को हम क्यों नहीं फॉलो कर पा रहे। अच्छा देखें, सबसे पहले तो अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो हमारे पास एक ऐसा इदारा होना चाहिए, लेट्स से पाकिस्तान कंप्यूटर सोसाइटी, ठीक है, वो इदारा इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से रजिस्टर्ड हो और पाकिस्तान में हर इंटरेस्ट लेने वाला टेक्नोलॉजी का इंडिविजुअल वहाँ पे रजिस्टर्ड हो। वो इदारा टेक्नोलॉजी के अंदर काम करे और प्रमोट करे टेक्नोलॉजी को। जब हमारे पास एक ऐसा इदारा, बेसिकली पाकिस्तान में होता ये, हमें पता नहीं होता कि किस चीज़ के लिए हमें कहाँ जाना है। वी डोंट नो द रोड्स, वी डोंट नो द पाथवेज। तो पाकिस्तान के अंदर एक अगर ऐसा इदारा हो, PCS हो, पाकिस्तान कंप्यूटर सोसाइटी व्हाटएवर, जिसमें ऐसे इंडिविजुअल्स बैठे हों जो रियल लाइफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चैम्पियंस हों और वो प्रमोट करें।
5.8 ट्रिलियन डॉलर की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है और पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन 3 बिलियन डॉलर है। पूरी यूथ जो है हमारी वो फॉल करती है 20 से 25 साल की एज के अंदर और दुनिया की पॉपुलेशन 30 से 40 साल की एज के अंदर है। 0.1% भी हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे आईटी सेक्टर के अंदर। कितना अनफॉर्चुनेट है। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं देखता हूँ इवन मेरे रिलेटिव्स के अंदर बच्चे हैं जो टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, जो डेवलपमेंट्स पे काम करना चाहते हैं, बट दे डोंट हैव एनी रूट्स, दे डोंट हैव एनी पाथवेज, दे डोंट नो हाउ टू गेट इंटर्नशिप। हाँ, आई कैन गाइड देम टू गेट इनटू द इंटरनेशनल मार्केट। कीगल एक प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ जाएं, अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं, ठीक है, और वहाँ पर आप ये है कि रास्ते बहुत सारे हैं, वो बेहतर गाइड करने वाला आपको मिल जाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर इस पर बहुत सारा काम होना बाकी है जो कि एक्सपेक्टेड अल्लाह करेंगे वो करें। बहुत शुक्रिया अजीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। अभी जनाब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कीप वॉचिंग अस। वेलकम टू बोल के जायके। शेफ माहिदा मेरे साथ मौजूद हैं और आज भी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करनी है। अब तो आहिस्ता आहिस्ता माह मुक़द्दस अपने अख्ताम की जानिब गामज़न है, आखिरी अशरा है, चंद रोज़े बाकी हैं, ईद की आमद है, तैयारियां ईद की भी चल रही हैं साथ साथ। तो शेफ़ माहिदा मुझे बताइएगा, ईद पे भी हमने आपको नहीं छोड़ना, मुझे बता दें कि आज आप क्या सिखा रहे हैं। अच्छा सरिश, आज हम बना रहे हैं नौर के नूडल्स पकौड़े, ठीक है, जो कि एक बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है नॉर्मल पकौड़ों से। तो आपने ये आज बनाना है जो हम नौर के इंस्टेंट नूडल्स से बनाएंगे, और इसके साथ साथ हम बना रहे हैं हेलमंड्स की क्रीम चाट, क्योंकि हम फ्रूट्स से बनाएंगे, सीजनल फ्रूट्स के। जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, पहले आप इंग्रेडिएंट्स बता दें। पहले हम सरिश नौर के नूडल्स पकौड़े से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आपके घर में इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। आपने सिर्फ नौर के नूडल्स आपने इंस्टेंट लेने हैं, ठीक है जी। आपने नौर के इंस्टेंट नूडल्स को बॉईल करना है, बॉईल करके रखना है। अच्छा, एक सेकंड पहले हम नाज़रीन को बता दें कि स्क्रीन पर चार्ट आपको नजर आ रहा है, और जैसे कि अभी शेफ माहिदा ने नूर के नूडल्स की बात की है, तो बेवक्त की भूख का ये मैजिक है, नूर सोल्यूशन दे रहा है। झटपट ये नूडल्स तैयार हो जाते हैं, 30 मिनट में आपके जनाब रेडी हो जाते हैं, 30 रुपए में मिलते हैं और कुछ मिनट्स में ये रेडी हो जाते हैं नूर के नूडल्स। अब आप बताएं इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। जी, हम इसमें नूर के इंस्टेंट नूडल्स यूज़ करेंगे, बेसन लेंगे, राइस फ्लावर लेंगे, ठीक है, सॉल्ट लेंगे, कुछ वेजिटेबल्स लेंगे जिसमें हमारे पास कैरेट है, कैप्सिकम है, कोरिएंडर है, रेड चिली फ्लेक्स है, और बेसन इस्तेमाल करेंगे। और बैटर बनाने के लिए हम इसके अंदर पानी यूज़ करेंगे जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है जी। जबरदस्त। तो अच्छा, मैं चाहूंगी शेफ माहिदा पहले इधर आए, आप हैंड वॉश कीजिए, बिल्कुल, उसके बाद फिर हम पकौड़े बनाने हैं हमने हाथ से आज। चले जी, ये है जी लाइफ बॉय का लिक्विड सोप हैंड वॉश, जो कि 100% जर्म से प्रोटेक्शन देता है विद इन 10 सेकेंड्स। 1 to 2 ड्रॉप्स चाहिए होते हैं और आपके हाथ हो जाते हैं बिल्कुल साफ। तो इस रमज़ान आप लेके आइए लाइफ बॉय का हैंड वॉश और अपनी खुशियों को बनाइए महफूज जी। चलें जी, तो हम हाथ साफ करके अब जल्दी से अपने इंस्टेंट नूडल्स पकौड़े की तरफ आ जाते हैं, ठीक है जी। हमने इसके अंदर अब जो चीज़ ऐड करनी है वो सिंपल, पहले हम बेसन डालेंगे इसमें। आपके घर में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, अभी रमज़ान में तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के घर में बेसन मौजूद ना हो, ठीक है जी। ये हम लेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून जितना, ठीक है जी। इसके साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर राइस फ्लावर, इसको क्रिस्पी बनाने के लिए। तो इस रमज़ान जनाब एंजॉय करें नूर के चटपटा नूडल्स और भूख को मिटाएं सिर्फ 30 रुपए में। और आपने इसमें ये नूडल्स पहले से बॉईल कर लिए हैं। बेसन में आपने क्या डाला? हमने बेसन में राइस फ्लावर ऐड किया है इसको क्रिस्पी बनाने के लिए। अब हम इसके अंदर जो चीज़ ऐड करें वो हमारा है कैरेट चॉप्ड, ठीक है। इसके साथ हम ऐड करेंगे कैप्सिकम चॉप्ड अपनी, सही है। और जी अब हम इसके अंदर डालेंगे धनिया हमारा चॉप हुआ हुआ, सही, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जितना जितना आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे बहुत ही कम, क्योंकि हम इसमें जो हमारे नौर के नूडल्स के अंदर मसाला मिक्स होता है हम इसमें भी वो ऐड करेंगे। रेड चिली फ्लेक्स हम डालेंगे इसमें तकरीबन ½ टीस्पून जितने। इसके अंदर अब हम डालेंगे जो हमारा नौर के नूडल्स जो हमने यहाँ पे बॉईल करके रखे हैं, इसके साथ जो मसाला होता है, ठीक है जी। ये हम 1 पैकेट इसके अंदर मसाला यूज़ करेंगे, इसके अलावा आपको इसमें और एक्स्ट्रा कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है, बड़े मजे के क्रिस्पी
ये पकौड़े बनने जा रहे हैं। और जहाँ तक मैंने बात की है नॉर के नूडल्स की, तो बेवक्त की भूख का मैजिक सोल्यूशन है ये, जो कि सिर्फ 30 रुपए के अंदर कुछ मिनट्स में आपके नूडल्स रेडी हो जाते हैं। ऐसे ही है, हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल के पहले इसका बैटर बना लेंगे, फिर हम इसके अंदर नूडल्स को मिक्स करेंगे। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेते हैं क्योंकि नूडल्स हमारी ऑलरेडी बॉइल्ड है, तो अगर हम इसके साथ ही इसकी मिक्सिंग करना शुरू कर देंगे तो ये सारी हलवा बन जाएंगी। ठीक है। तो हम पहले थोड़ा सा इसका बैटर बनाते चलें, हैं। जब तक आप इसका बैटर बना रही हैं, मैं नाज़रीन को बता दूं कि हमारे किचन में मौजूद है लेमन मैक्स का लिक्विड सोप, जो कि 1 to 2 ड्रॉप सिर्फ आपने डालने होते हैं जनाब, और आपके बर्तन जो हैं वो धुल जाते हैं 3x मोर टाइम्स। ये ग्रीस को कट करता है, झाग बनता जाता है, बर्तन धुलते जाते हैं, तो मेहमानों की आने की कोई टेंशन नहीं है अगर आपके पास लेमन मैक्स का लिक्विड सोप मौजूद है। और ये इसका स्कॉच ब्राइट है, जस्ट 1 to 2 ड्रॉप्स आप इस पर डालेंगे और बस जैसे ही पानी लगेगा इसको झाग बनता जाएगा, बर्तन धुलते जाएंगे। और इसके अलावा इस रमज़ान हमारे लिए ख़ास तोहफ़ा जो कि लिप्टन की तरफ से आया है हमारी अम्मियों को, जो कि उन्होंने ये तोहफ़ा दिया है। हमारे किचन की कैबिनेट में एक पत्ती का डब्बा पड़ा होता है जो कि बहुत हमारी अम्मियों के दिल के करीब होता है, उन्हें अजीज़ होता है। हमेशा वो बोलती हैं जहाँ से उठाओ वहीं वापस रखना। तो इस रमज़ान हमने देखा है कि लिप्टन लेके आया अम्मियों के लिए ख़ास तोहफ़ा, लिप्टन का जार ऑफ जॉय, जिसमें जो पत्ती मौजूद है, जब जब आप चाय बनाएंगे वही खूबसूरत गोल्डन कलर आएगा, वही खुशबू, वही जायका। तो अपने किचन की रौनक को बढ़ाइए, लिप्टन के जार ऑफ जॉय लेके आइए और अपने किचन में लाजमी ला के रखिए। मैंने तो मायदा तकरीबन 4 से 5 ला के रख दिए। हाँ, ये क्योंकि लिमिटेड एडिशन है, बड़े प्यारे लगते हैं। ऐसे ही है जी। थोड़ा सा हम इसको चलिए, आप मिक्स इसको भी मिक्स करेंगे। कर रही हैं तो हम नाज़रीन को बता देते हैं कि हमारे पास जनाब किचन में पामोलिव भी मौजूद है, और ये है जनाब विटामिन ई और कैमोमाइल का एक्सट्रैक्ट इसमें शामिल, और मॉइस्चराइजिंग ग्लो ये आपकी स्किन को देता है। अपने हाथों को इससे बार बार धोइए, बहुत जेंटली हैंड्स वॉश होंगे, हाथ नरम रहेंगे, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो मैं ये भी अपने किचन में लाजमी रखती हूँ। ऑलमोस्ट बन गया, ये हमारा हो गया है। और जी ऑयल भी हमारा गरम हो गया है। अब हम इसको बस इसके अंदर फ्राई करेंगे अब। और जनाब अगर आप चाहते हैं कि रेस्टोरेंट लेवल की डिशेस अपने घर में बनाएं, और उसके लिए ज़ाहिर है सॉस की ज़रूरत होती है, तो हेलमन का सॉस जो है ये रियल मेयोनीज़ है जो कि बहुत थिक और टेस्टी है, डिलीशियस है। और अगर आप चाहते हैं कि रेस्टोरेंट वाला मज़ा आपको घर में सैंडविचेस में आए, बर्गर्स में वो मज़ा आए, अगर आप कोई चाट बना रहे हैं उसमें डालना चाह रहे हैं, तो ये बेहतरीन इसके सॉसेज हैं। मेरे पास जो मेयोनीज़ मौजूद है मैं घर में भी यही रखती हूँ अपने पास, और अभी यहाँ पर भी मेरे पास यही मौजूद है। क्या इसका टेस्ट है, इसकी थिकनेस ही कमाल है और जायका लाजवाब है। तो रेस्टोरेंट लेवल का टेस्ट अगर चाहिए तो हेलमन की मेयोनीज़ आपके पास होना बहुत ज़रूरी है जी। जहरीशी हमने इसको फ्राई होने के लिए यहाँ पे डाल दिए हैं। ठीक है, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत डिफरेंट रेसिपी होती है, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगी इंशाल्लाह। इसमें वेजिटेबल्स भी हैं, नॉर के नूडल्स भी हैं, स्पाइसेस भी बहुत माइल्ड हैं। तो ये हमारे यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं जब तक, फिर हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, आपने इसको डालने के बाद इसको छेड़ना नहीं है अभी तकरीबन 1 मिनट तक, जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, वरना ये सारे फैल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो इसको आपने यहाँ पर इस पॉइंट पे आके भी छेड़ना नहीं है। तो जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, ठीक है जी। अब हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, जो है हमारी हेलमन्स की क्रीम चाट, जो कि हम हेलमन्स मेयोनीज से बनाएंगे। इसके अंदर जो चीज़ें हम ऐड करेंगे वो बहुत ही सिंपल है। आपने जो है वो, ये बहुत सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आपने इसके अंदर जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं मौजूद, वो आपने जो है वो इसके अंदर डालने हैं। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने कोई भी ऐसा फ्रूट इस क्रीम चाट में नहीं डालना जो कलर छोड़ता है। ठीक है, तो हम इसके अंदर जो चीज़ ऐड कर रहे हैं वो सबसे पहले हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। ठीक है, हम इसमें क्रीम डालेंगे तकरीबन 200 ml जितनी। आप इसके अंदर व्हिप्ड क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। हैवी क्रीम जो होती है, हम इसमें नॉर्मल क्रीम यूज़ कर रहे हैं, आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। सही है। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो चीज़ ऐड करेंगे वो हमारी है आइसिंग शुगर, तकरीबन 3 टेबलस्पून जितनी हम इसमें आइसिंग शुगर डालेंगे।
और जी अब हम इसके अंदर जो चीज़ ऐड करेंगे वो है हमारा हेलमंड्स का मेयोनीज, जो कि इसको बहुत ही रिच फ्लेवर देगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट लेवल का टेस्ट। और दूसरी ऐसे बात ही है। इसकी खास ये है कि जितने भी हमारे इफ्तार के फेवरेट्स हैं उसका ये पार्टनर है, भले बर्गर हो, सैंडविच हो, चाट हो, समोसे, पकौड़े, किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व करें तो आपको रेस्टोरेंट लेवल का मज़ा आएगा। ऐसा ही है। और इसका ख़ास बात सारी ये भी है कि आपको बहुत ज़्यादा इसको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही थिक होती है, आप थोड़ा सा भी डालोगे तो ये आपको बहुत मज़े का फ्लेवर देगा। अच्छा, हमने इसको अब हमने इसका मिक्सचर रेडी किया है क्रीम से और मेयो से, उसमें हम थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। अच्छा, ये आपकी अपनी मर्जी है कि आपको कितनी कंसिस्टेंसी अपनी इस चीज़ की चाहिए ठीक है, बैटर मैं की। चाहूँगी चार्ट भी अगर नज़र आ जाए तो चार्ट पे भी इंग्रेडिएंट्स हम दिखा देते हैं। ये हेलमंड्स का क्रीम चार्ट है जिसमें कि हम देख रहे हैं जो जो चीज़ें ऐड है। क्रीम आपने इसमें 300 ml ली है और हेलमंड का मेयोनीज़ है तकरीबन 4 टेबलस्पून्स। पाउडर शुगर आप इस पर 3 टेबलस्पून डालेंगी। और इसके अलावा मेलन है, चीकू है, एप्पल है, बनानाज हैं, ब्लैक पेपर क्रस्ट डालेंगी और थोड़ा सा मिल्क डाला है और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा कोई भी सीजनल फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चार्ट अभी स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है, अगर कोई इंग्रेडिएंट मिस हो गया तो आप वहाँ से देख के भी लिख सकते हैं। जी, तो हम यहाँ पर जो इसके अंदर फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं उसमें हमारे पास मेलन है, ठीक है, आप किसी भी टाइप का मेलन यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें खरबूजा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ्रूट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें चीकू ऐड कर रहे हैं, चीकू सीज़न के अंदर है, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको कटिंग को इसकी थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ये हम इसके अंदर चीकू ऐड करेंगे, ठीक है। और जी हम इसके अंदर अब जो और फ्रूट्स ऐड करेंगे उसमें हमारे पास बनाना है, एप्पल है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, खट्टा कोई भी फ्रूट आप इसके अंदर नहीं डालेंगे, कोई भी सिट्रस फ्रूट इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर क्रीम है तो वो स्प्लिट हो जाएगी, वो फट जाएगी फिर, ठीक है जी। हम इसके अंदर जो है हमारे हाथ ऑलरेडी धुले में हैं लाइव बॉय से, हम इसलिए तसल्ली से हाथों से काम कर रहे हैं। ये नूडल्स पकौड़े भी हमारे तकरीबन चलिए, जब तक आप ये कर रही हैं मैं आपकी हेल्प के लिए थोड़े से बनानास कट कर देती हूँ। थैंक यू। ये हमारे नूडल्स पकौड़े नॉर के रेडी हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हमारी नॉर की नूडल्स भी बॉइल्ड थी तो आपको बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको थोड़ा सा मज़ीद कलर देंगे और जी फिर हम इसको निकाल लेंगे। हम अपना सामान पीछे रख देते हैं। ठीक हो गया। और वैसे बड़ा अच्छा कलर आया आपके ना पकौड़ों का। अच्छा, ये आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करने हैं, ठीक है। अगर आप मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे इसको, और जब आप निकालने लगो किसी भी फ्राइड आइटम को, तो एंड के अंदर 1 मिनट के लिए आपने आंच को तेज़ कर देना है। उससे आपका जो ऑयल है ना वो पतला हो जाता है और वो आपकी कोई भी चीज़ जो है वो सोक नहीं करती है ऑयल को। क्या तो बात ये है। एक टिप है, ये आप लोगों के लिए। हमारे नूडल्स के पकौड़े रेडी हैं जी, ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। हमने क्रिस्पी इसको करने के लिए इसके अंदर राइस फ्लावर ऐड किया, आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी आप बढ़ा देंगे, हमने 2 टेबलस्पून राइस फ्लावर यूज़ किया है। आप जो है इसके अंदर अगर कॉर्नफ्लावर डाल रहे हैं तो आप इसको 3 टेबलस्पून जितना आप इसके अंदर डालेंगे। ये हम इसको अपना कर देते हैं। मैं आपकी कुछ हेल्प करूं? मैंने इसमें बनानास डाल दिए कट करके, बाकी आप देख लीजिए। ओके, ये नहीं। अच्छा, इसके अलावा इसमें क्या क्या डलेगा? इसके अंदर हम डालेंगे एप्पल्स हमारे, अच्छा, ठीक है। चलें। ओके जी, थैंक यू सैरिश। ये अब हमने इसके अंदर बनानास डाल दिए हैं। अब हम इसके अंदर एप्पल डालेंगे और जी अब हम इसको यहाँ पर एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। कंसिस्टेंसी आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से फ़िक्स करनी है। हमारे हिसाब से ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं पसंद तो आप इसके अंदर मिल्क और ऐड कर दीजिएगा। हमने इसके अंदर ये हमारे लिए परफेक्ट क्वांटिटी है मिल्क की, क्रीम की और मेयो की, ठीक है जी। अच्छा, जितनी आप क्रीम लेंगे उससे आधा आपने मेयो लेना है, ठीक है, ताकि ये परफेक्ट इसका फ्लेवर बैलेंस हो सके, स्वीट एंड उसका, ठीक है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे,
ठीक है। और ब्लैक पेपर हम इसके अंदर ऐड करेंगे, बहुत थोड़ी सी। ठीक है जी, अपनी चीज़ों को पीछे रख देते हैं और इसको हम सर्व कर देते हैं अपना क्रीम चाट को। चलें जी, हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हैं। अब हम उसको बस सर्विंग की तरफ जाएंगे। चलें जी, शेफ़ माहिदा आपकी ऑलमोस्ट दोनों रेसिपीज़ डन हो हाँ चुकी जी, हैं। और इसको और आपने वो ठंडा नाज़रीन करके खाना जिन्होंने है। हमारी पहले वाली रेसिपी को मिस कर दिया है उनके लिए एक बार फिर से मैं इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर देती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि घर में नौर के नूडल्स पकौड़े बनाएं तो उसके लिए आपको इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट चाहिए। उसके अलावा आपको बेसन चाहिए, राइस फ्लावर चाहिए, नूडल मसाला का पैकेट एक चाहिए, सॉल्ट चाहिए, रेड चिली फ्लेक्स चाहिए, चॉप्ड कैरेट चाहिए, चॉप्ड कैप्सिकम चाहिए, चॉप्ड कोरिएंडर चाहिए और पानी डाल के आपने इसका अच्छा सा बैटर बना लेना है और आपने इन पकौड़ों को फ्राई कर लेना है। और ये कोशिश करनी है कि एकदम आपने स्पून इसमें नहीं चलाना और जब थोड़े से ज़रा सेट हो जाए ना पकौड़े, यानी कि थोड़ी सख्ती आ जाए, उसके बाद आप इसको पलट दें। हाँ जी, हम इसको नॉर के केचप और चिली गार्लिक के साथ इसको हम सर्व कर देंगे हमारे पकौड़ों को। चलें जी, जी हमारे चल कैमरामैन एक बार दिखा दीजिए दोनों रेसिपीज़ जो कि हम लोगों की रेडी हो चुकी हैं। हम इसको इसमें सर्व कर देते हैं। सरिश, अगर आप प्लीज़ मुझे केचप पास कर दें नॉर का, जी जी बिल्कुल, ये तो लीजिए। ये हमारी चले जी, ये हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हो गई। Complete होप सो है। आपको ये दोनों रेसिपीज़ कुछ मुनफरिद लगी होंगी और आपको पसंद भी आई होंगी। आप लाजमी इनको अपने अफ्तार के वक्त ट्राई कीजिएगा, घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे, कुछ अलग सा हो जाएगा, बच्चे भी खुश होंगे। फीडबैक देना मत भूलिएगा मुझे और शेफ़ माहिदा को। बोल के जायके दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल यूट्यूब पर देखिए और इस सेगमेंट में जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम लाजमी पढ़ेंगे। कोई फरमाइश हुई तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे और शेफ़ माहिदा को इजाज़त दीजिए, वापस आपसे मुलाकात होगी स्टूडियोज़ में। जी वेलकम बैक नाज़रीन। बोल के जायके से वापस अभी हम स्टूडियोज़ की तरफ आ चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त मेहमान इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत मोहतरम है मेरे लिए। इस वक्त शौकत हुसैन सियालवी साहब, अलामा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम अलामा साहब, आपसे बिल्कुल आज बड़ा ख़ास मौका है क्योंकि शब क़दर की रात है, 27वीं की शब आज होगी और इस रात की फ़जीलत, अहमियत और इससे हम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर मैं लाजमी आपसे बात करूँगी। कहाँ कहाँ इसका जिक्र फरमाया गया है और किस किस हवाले से फरमाया गया है, तफसीली आपसे बात होगी। अभी नाज़रीन मैं आपको बताऊँ कि IPH में दाखिले बताया जा रहा है कि उन पर पाबंदी लग गई है और गुल नवाज चीमा साहब ने गैर मुतल्लिका अफराद की IPH में दाखिले पर पाबंदी लगाई है और बताया ये जा रहा है इस हवाले से कि ये पाबंदी जो लगाई गई है किस हवाले से लगाई गई है, इस पर बात हो रही है और ये दाखिला अब बंद है। इसके पीछे वजूहात क्या हैं, क्यों ये पाबंदी लगी है, इस पर हम अपने नुमाइंदे से भी रब्ता करेंगे, जानेंगे। तो मैं चाह रही हूँ कि पहले अलामा साहब आपकी तरफ अब आ जाती हूँ। अलामा साहब, आज जो 27वीं की शब है, इसकी अहमियत, इसकी फजीलत, क्योंकि कहा गया है कि जितनी हो सके इन रातों में बख्शिश मांगो और आपके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। अल्लाह के हुक्म से जिब्रील आते हैं और वो आके कोई दुआ रद्द नहीं होती है। तो इसकी जो फजीलत है उस पर रोशनी डालिएगा। हामिदुम व मुसल्लियम व मुसल्लिमा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। बहुत शुक्रिया, आपने आज बोल ट्रांसमिशन में इन्वाइट किया और मेरी दिली दुआ है आपके लिए और आपकी पूरी टीम और पूरी बोल इंतज़ामिया के लिए कि अल्लाह ताला माह रमज़ानुल मुबारक के फ़यूज़ व बरक़ात हमें अपने दामन में समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शब क़द्र, जिस पर कलामुर रहमान की ये सूरह क़द्र नाज़िल हुई और इसमें पूरी ख़ुसूसियात के साथ ज़िक्र खैर मौजूद है और जहाँ उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत सारी ख़ुसूसियत हुई
उन खसूसियात में से, उन इनाम व इकराम में से शब कदर भी उम्मत मुस्तफ़ा के लिए एक बहुत बड़ी खसूसियत है, जो कि पहली उम्मतों में से किसी को ये शब नहीं मिली सुभान अल्लाह। और किसी को ये खसूसियत नहीं मिली। अल्लामा महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह रूहुल मानी के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हाज़िर हुए और पहली उम्मत के लोगों की उम्रों का ज़िक्र खैर किया और उनकी इबादत का भी ज़िक्र किया, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि पहले लोगों की उम्रें ज़्यादा थी और पहली उम्मत के लोगों की जब उम्रें ज़्यादा थी तो यकीनन उनकी इबादत भी बहुत ज़्यादा होंगी, तो उनके मुकाबले में मेरी उम्मत की क्योंकि उम्रें भी कलील हैं तो उनकी इबादत भी कलील होंगी। तो इस पर अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को सूरह कद्र दे करके भेजा और कहा कि जाइए जा कर के मेरे प्यारे नबी को बता दीजिए कि हमने आपकी उम्मत को साल में एक रात ऐसी अता फरमाई है, अगरचे वो एक रात में इबादत करेंगे तो उनकी एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर होगी। क्या बात है, 1000 महीनों से बेहतर रात। जी, 1000 महीनों से बेहतर रात। और फिर ये वो रात है, बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाम फ़ी लैलतिल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, कि जो इस शब में ईमान और एहतिसाब के साथ इबादत करे, अल्लाह करीम माजी के तमाम गुनाहों को मिटाकर ख़त्म फरमा देता है। ये वही शब है जिसमें कलामुर रहमान नाजिल हुआ, ये वही शब है जिसमें इबादत करने से 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा सवाब मिलता है। बेशक। ये वही शब है जिसमें अल्लाह के मुकर्रब फ़रिश्ते जो है वो उनका नुज़ूल होता है, ज़मीन पर उतरते हैं। और एक रिवायत के अंदर है, दुर्रतुन नासीन के अंदर ये रिवायत है, फरमाया कि अल्लाह ताला जिब्रील को अपनी रहमत देकर भेजता है सुभान और अल्लाह। फरमाता है कि जिब्रील जाइए जा कर के मुसलमानों के अंदर मेरी रहमत को तकसीम कीजिए। अब जिब्रील अमीन मुसलमानों के अंदर अल्लाह की रहमत को तकसीम करते हैं और उसके बाद फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि बारी ताला, मैंने तमाम मुसलमानों के अंदर इस रहमत को तकसीम कर दिया है, अब भी ये रहमत बच गई है। तो अल्लाह का हुक्म होता है कि ऐसा करो कि अब मुर्दों के अंदर जाकर मेरी रहमत को सुभान तकसीम अल्लाह। करो। फिर जिब्रील जाकर के मुसलमान मुर्दों के अंदर अल्लाह की रहमत को तकसीम करते हैं। फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि बारी ताला अब भी रहमत बच गई है। तो अल्लाह का फिर हुक्म होता है कि अब जाइए उन कुफ़ार को जाकर के मेरी रहमत तकसीम कीजिए कि जिन्होंने इस्लाम की दौलत से सरफराज होना है, जिन्होंने मुसलमान होना है, अच्छा। जाइए उन्हें जा कर के दीजिए ताकि वो जल्दी से इस्लाम की दौलत से सरफराज हो जाए। सरफराज हो और फजर हो जाती है लेकिन अल्लाह की रहमत ख़त्म नहीं क्या बात है। और आप ये देखिए कि इस्लाम ही वो ऐसा मजहब है जी, जो बेशक। तेजी के साथ फैल रहा है और बेशक, दुनिया तक बेशक, फैलता बेशक, रहेगा। आज बेशक। जश्न नुज़ूल कुरान भी इसी महीने जी, में हुआ। जी। फिर इस रात की फजीलत जैसे कि आपने बयान की कि 1000 महीनों से जी, बिल्कुल। बेहतर रात है। जी। अच्छा, इसमें 22वीं की एक शब भी है, 25वीं की शब भी है, 27वीं की शब भी है। जी। उसमें ये मख्फी रखा गया जी। कि वो कौन सी एक रात है, इसके पीछे क्या जी। हिकमत अमली थी। यही वजह है कि देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि शब कदर को आखिरी अशरा की 5 ताक रातों के अंदर तलाश करो। ये 21वीं शब भी हो सकती है, 23वीं शब भी हो सकती है, 25वीं भी हो सकती है, 27वीं भी हो सकती है और 29वीं भी हो सकती है। 29वीं भी हो तो अब ये अलग बात है कि जैसे आज की जो शब है 27वीं शब के लम्हात करीब से करीब तर आते जा रहे हैं। यकीनन हमारे नाजरीन व हाजरीन एक मोहब्बत और एक जज्बे के साथ इस रात को शब बेदारी का एहतमाम करने वाले हैं। अल्लाह ताला सबको ये सआदत अता फरमाए। तो ये जो 27वीं शब है, जमहूर का इस पर इत्तेफाक है। अच्छा। और बहुत सारे अकवाल मौजूद हैं कि ये 27वीं ही शब है, शब कदर। लेकिन फिर वही बात आ जाती है अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर कि हुजूर ने जो फरमाया कि आप रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा की ताक रातों के अंदर इसे तलाश करें, क्योंकि ये शब कदर बदलती रहती है। बदलती रहती है। तो इसलिए फरमाया गया कि आप 5 ताक रातों के अंदर शब बेदारी का अच्छा, एहतमाम करें। इसमें कोई वजह थी, कहा गया है कि अगर
जाहिर है हर चीज़ अगर बयान कर दी जाती कि ये रात है और इसी रात ही शब कदर है, तो जाहिर है लोग बाकी रातों में उस तरह इबादत ना करते, इसी एक रात में ये एक अहमियत है। और दूसरा देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पर कुर्बान जाएं, अपनी उम्मत से कितनी प्यार और कितनी मोहब्बत थी कि सरकार ने एक तो देखें हमें आखिरी अशरे का कहकर फिर मज़ीद आसानी करके बता दिया कि ये 5 ताकराते हैं। अच्छा, अब इसको जो पोशीदा रखा, मख्फी रखा, यकीनन इसमें हिकमत यही है, अगर सब कुछ ही बता दिया जाता तो इसकी अहमियत ख़त्म हो जाती। अब इसके हुसूल के लिए इंसान 5 ताकरातों का एहतमाम करता है। इसी के हुसूल के लिए आखिरी अशरे का सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया एतिकाफ़ किया जाता है। और इसी के हुसूल के लिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अलामात भी ज़िक्र की हैं। अच्छा। हाँ, फरमाया कि ये जो शब कदर की रात होती है, इस रात में आसमान पर बादल नहीं होता, आसमान क्लियर होता है। अच्छा। दूसरी अलामत यह है इस रात की, फरमाया कि ना इसमें ज़्यादा सर्दी होती है, ना इसमें गर्मी होती है, मौसम मोतदिल होता है। और तीसरी अलामत फरमाया कि इस रात में शैतान को सितारे नहीं मारे जाते। चौथी अलामत फरमाया कि इस रात की ये है कि समंदर का कड़वा पानी भी मीठा हो जाता है। अच्छा। और 5वीं अलामत बयान फरमाई इस रात की, फरमाया कि जब ये रात ख़त्म होती है और सुबह इसका जब सूरज तुलू होता है तो वो बग़ैर किरणों के तुलू होता है, और ऐसा सूरज तुलू होता है जैसे 14वीं का चाँद। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये सारी अलामात यकीनन उम्मत मुस्तफ़ा के लिए आसानी कर दी है। अब ये हम अच्छा, इसमें मैं चाहूँगी, अब माजरत चाहूँगी, आपकी जी, बात मैंने एकदम काटी है। इसमें जो हमें हुक्म है कि जितनी हो सके इबादत करो, इस रात का फ़ायदा उठाओ, जी क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? जो एहतमाम हमें करना है उसका सही तरीक़ाकार क्या है? जो कि ज़ाहिर है हमारे लिए तो अस्वे हुस्ना जो कि मशअल राह है, बेशक, उसी पर हमें अमल करना है। वो क्या बेशक, था? नबी बेशक। करीम किस तरह एहतमाम करते थे और किस तरह से इबादत होती? जी, मैं अर्ज़ करूँ, देखें इसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादत का एहतमाम किया जाए। इसमें नमाज सलात तस्बीह का एहतमाम किया जाए, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज सलात तस्बीह अपने चचा हज़रत अब्बास से फरमाया कि हो सके तो आप इसे रोज़ पढ़ें, रोज़ नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते में एक बार पढ़ें, हफ्ते में एक बार नहीं पढ़ सकते तो महीने में एक बार पढ़ें, महीने में नहीं पढ़ सकते तो साल में एक बार पढ़ें, अगर साल में नहीं पढ़ सकते तो कम अज़ कम ज़िंदगी में एक बार पढ़ लें। इसका बहुत बड़ा अजर व सवाब है। तो हमें इसमें नमाज सलात तस्बीह का एहतमाम करना चाहिए। और अगर वक्त हो, इजाज़त दे तो आप मुझे बताइए, मैं उसका तरीका भी बता दूंगा। जी, नमाज आप तरीका बता जी, दीजिए। नमाज सलात तस्बीह जो है ये 4 रकात नमाज होती है और नफल के मानद होती है। इससे जो है हम इसका जो पढ़ने का तरीका है वो आप अमूमन मसाजिद में इसकी जमात भी होती है, आप जमात के साथ जा कर के पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगरचे इनफरादी तौर पर मेरी माएँ और मेरी बहनें, मेरी बेटियां मुझे सुन रही हैं, वो यकीनन अपने घरों के अंदर इसकी अदायगी का एहतमाम करें। और जो मेरे बुज़ुर्ग नौजवान और मेरे बच्चे अगरचे इनफरादी तौर पर पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं, कोई कबाहत नहीं है। इसका तरीका ये है कि आप 4 रकात की नियत करें, तकबीर तहरीमा कहकर आपने सबसे पहले सना पढ़नी है, और सना पढ़ने के बाद आपने सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये तीसरा कलमा है और इसको यहाँ तक पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना। सुबहानल्लाहि, मैं फिर से पढ़ देता हूँ, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। हमने इससे 15 बार पढ़ना है सना के बाद। उसके बाद हमने ताऊज़ आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर सूरतुल फातिहा और कलामुर रहमान की जो भी आयात याद हैं वो अपनी आसानी से वो पढ़ लें, कोई सूरत आप तिलावत कर लें। फिर क़याम में खड़े खड़े 10 बार यही तस्बीह हम पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद हमने अल्लाहु अकबर करके रकू में जाना है। फिर सबसे पहले हमने रकू की तस्बीह पढ़नी है और रकू की तस्बीह के बाद फिर यही तस्बीह हमने 10 बार। फिर रकू से हम क़याम की तरफ लौटेंगे, फिर खड़े खड़े यही तस्बीह 10 बार। फिर हमने अल्लाहु अकबर करके सजदे में जाना है, सबसे पहले सजदा की तस्बीह और उसके बाद फिर यही तस्बीह 10 बार। अच्छा। फिर उसके बाद हम तशहुद के मकाम पर बैठेंगे, फिर यही तस्बीह 10 बार, फिर दूसरे सजदे में 10 बार। तो एक रकत के अंदर 75
75 बार हमने यही तस्बीह पढ़नी है और 4 रकत के अंदर 300 बार हमने मुकम्मल कर। सही। अच्छा, अब इसमें मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप इसमें अलामा साहब ज़रा रोशनी डालिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे वज़ाइफ बताते हैं, जो कि ख़ास तौर पे कहा जाता है कि अगर आप इस शब वज़ाइफ पढ़ें तो उससे सारा साल, अगर हम रिस्क की बात कर लें कि आप अल्लाह का नाम जो है वो तकरीबन 300 बार पढ़ें या रज़्ज़ाक़ को इन्हीं नवाफिल के साथ, तो पूरा साल आपके यहाँ रिस्क की कमी नहीं होगी, रिस्क की कुशादगी रहेगी। तो इस रात से जुड़े जो इस तरह के वज़ाइफ हैं या फिर इस तरह की इबादात हैं, कुछ उस पर भी रोशनी डालिएगा। जी, मैं बिल्कुल, आपने जैसा कहा बहुत सारे वज़ाइफ हैं, बहुत सारे, और हर एक वजीफ़ा बेमिसलो बेमिसाल है। और इसी तरह जो है जैसे एक तस्बीह सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, अगरचे 100 बार कोई इससे पढ़ ले तो फरमाया गया कि समंदर की झाग के बराबर भी अगर उसके गुनाह होंगे या इससे भी ज़्यादा उसके गुनाह होंगे तो अल्लाह करीम उन तमाम गुनाहों को मिटाकर ख़त्म फरमा देगा। इसी तरह जो है या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ये बहुत ही मुजर्रब अमल है और बुज़ुर्गान दीन से बाकायदा जो है वो उनके मामूलात से ये चीज़ साबित है कि हुसूल रिज़्क़ के लिए ये बहुत ही मुजर्रब चीज़ है। अगरचे 165 बार अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ के साथ इसे पढ़ लिया जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम रिज़्क़ की कमी को दूर कर देगा और इंशाअल्लाह उसके अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ उसका ज़हन व गुमान भी नहीं होगा। बहुत बहुत अच्छा, आपने अच्छा से बताया ये। अच्छा, मुझे बताइएगा अलामा साहब, बहुत सारे हमारे ऐसे प्यारे हैं जो कि इस माह मुक़द्दस में अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं और अक्सर हम सुनते हैं कि हम कहते हैं कि देखो कितनी प्यारी रात नसीब हुई है और कि इस मौके पर ये वफ़ात पा गए हैं। तो इस हवाले से इस्लाम में क्या मतलब बताया गया है, इस रात की फजीलत, अहमियत इस एतबार से? देखें, रमज़ानुल मुबारक का महीना तो ये वो अज़ीम शान महीना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी आमद पर ही इरशाद फरमाते थे, या अय्युहन्नास, अह लोगो, कद अज़ल्लकुम, तुम पर साया फिगन होने वाला है, शहरुन अज़ीमुन, अज़मत वाला महीना, शाहरुन मुबारकुन, मुबारक महीना। और फिर बहकी के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत को अल्लाह ताला ने 5 खसूसियात अता फरमाई रमज़ान मुबारक में। पहली कि मेरी उम्मत के रोज़ेदारों की मुँह की जो बू है वो अल्लाह के नज़दीक जो है वो कस्तूरी से भी बढ़कर है। बिल्कुल। और दूसरा फरमाया कि उनके लिए जो है वो रोज़ाना इफ्तार तक समंदर की मछलियाँ भी जो है इस्तिग़फ़ार और उनकी बख्शिश के लिए दुआ करती हैं। और नंबर 3 फरमाया कि रोज़ाना उनके लिए जन्नत को आरास्ता किया जाता है। अब जैसे आपका जो सवाल है कि इसमें बहुत सारे ऐसे अल्लाह के बंदे हैं जो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो अब यहाँ हदीस पाक में तीसरे इनाम का जिसका जिक्र किया जा रहा है कि रोज़ाना उनके लिए जन्नत को आरास्ता किया जाता है और फिर इसमें शयातीन को कैद कर दिया जाता है। फिर जब आखिरी शब आती है तो फरमाया कि हुजूर की उम्मत के जो रोज़ेदार हैं उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत कर दी जाती है। अब हुजूर की बारगाह में सवाल किया गया कि या रसूलल्लाह, क्या ये शब कदर है या शब मग़फ़िरत है? तो हुजूर ने फरमाया कि ना ये शब कदर है ना शब मग़फ़िरत है, बल्कि मज़दूर जब अपनी मज़दूरी करके फ़ारिग होता है तो उससे मज़दूरी अता की जाती है, ये मज़दूरी देने की रात है। तो इसलिए इस महीने में अगरचे किसी का इंतकाल होता है तो यकीनन ये खुशबख्ती की बात है। इतना मुबारक और अज़ीम अज़मत वाला महीना, और जिसमें जो है वो जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, तो यकीनन वो जन्नत में जाएगा अल्लाह के फ़ज़ल से। अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत बहुत इसके ज़ाहिर है अजर भी है, फ़जीलत भी है, अहमियत भी है और इबादत का जितना एहतमाम किया जाए वो कम है। तो इस रात से हमें जितना हो सके फ़ायदा उठाना है। मैं चाहूँगी अलामा साहब आखिर में कोई छोटा सा मैसेज उम्मत मुस्लिमा के लिए इस दिन की मुनासिबत से, इस महीने की मुनासिबत से अगर आप दें। जी, मेरी अपने हाज़रीन व नाज़रीन से यही गुजारिश है कि यकीनन अल्लाह ताला ने हमें अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर ये मुक़द्दस महीना अता फ़रमाया और फिर दूसरी खुशबख्ती ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये ताक रातें हमें जो कि नसीब हो चुकी हैं 3, आज चौथी ताक रात है, इसके बाद 5वीं 29वीं है। तो हम ऐसा काम न करें हरगिज़ कि हम लापरवाही और गफलत की वजह से
इन रातों के फ़यूज़ बरक़ात से महरूम हो जाएं। हमें भरपूर शब बेदारी का एहतमाम करना चाहिए। दुनियावी मामलात तो होते रहते हैं, होते रहेंगे, और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। बस इन रातों को अपने लिए और अपने अजीज़ों और घर वालों के लिए सरमाए इफ्तिखार समझते हुए, बहुत बड़ा ख़जाना समझते हुए ख़ुद भी इबादत कीजिए, ख़ुद भी शब बेदारी का एहतमाम कीजिए। अगर किसी का दिल तोड़ा है तो खुदारा उससे माफ़ी मांग लीजिए और अपने आप को जो है वो सिरात मुस्तकीम पर गामज़न बहुत करें। शुक्रिया आपका बलामा शौकत साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। नाज़रीन, इन्हीं खूबसूरत बातों के साथ प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। मैं आपसे इजाज़त लूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।